दोस्तों नमस्कार। मैं प्रशांत कौशिक संवाद इंडिया के मंच पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा चुनाव के 6 चरण हो चुके हैं और 7वां चरण 1 जून को होना है। और लगभग एक तरह से लोकसभा चुनाव की जो तमाम तरह की कवायद है राजनीतिक दलों के द्वारा, वह भी लगभग पूरी हो चुकी है और आखिरी चरण का मतदान के बाद ये स्पष्ट होगा कि लोकसभा चुनाव की दिशा और दशा किस तरह से आगे बढ़ रही है। और 4 जून को उसके परिणाम आ जाएंगे। लेकिन इन चुनाव में खास बात ये निकल के सामने आई कि जो दलित मतदाता है, तो जो दलित राजनीति है, उसने बड़ी भूमिका इन चुनावों में निभाई है। ऐसा माना जाता रहा है कि सामान्यतः है कि दलित राजनीति या दलित समुदाय का जो वोट है, जो समर्थन है, वह अगर हम उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से बात करें, तो मायावती जी के प्रति हमेशा वह बहुत बड़ी भूमिका निभाता रहा है। और बल्कि प्रदेश में भी अगर साथ-साथ पूरे देश की बात करें, तो दलित राजनीति अपनी एक भूमिका हमेशा एक चुनाव के अंदर, भारतीय राजनीति के अंदर बड़ी महत्वपूर्ण तरीके से वह निभाती रही है। और इस बार ऐसा एक अनुमान लोग लगा रहे हैं, ऐसा एक माना जा रहा है कि इस बार दलित राजनीति में काफ़ी हद तक कुछ परिवर्तन आया है और उसने इंडिया गठबंधन के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त किया है अपने मत के द्वारा, अपनी वोटिंग के द्वारा। इन बातों के पीछे ऐसे कौन से कारण हैं? क्यों ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है? ऐसी धारणा क्यों बन रही है कि दलित समुदाय का एक बहुत बड़े वर्ग ने इंडिया गठबंधन के पक्ष में अपनी वोटिंग की है, अपना समर्थन जताया है? चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात करें, अगर हम चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो या दूसरे प्रदेशों में भी ऐसी सूचनाएँ लगातार सामने आ रही हैं कि पूरे देश के अंदर दलित समुदाय का एक बड़े वर्ग ने इंडिया गठबंधन को अपना समर्थन दिया है। तो ये तमाम तरह की जो राजनीतिक चर्चाएँ इन मुद्दों पर लेकर इस समय बड़ी मुख्य धारा में बनी हुई हैं कि आखिर ऐसे कौन से मुद्दे रहे हैं, चाहे आरक्षण का मुद्दा है या जाति जनगणना का मुद्दा है या संविधान का मुद्दा है या बेरोजगारी है या तमाम तरह के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो दलित राजनीति को हमेशा प्रभावित करते रहे हैं और इन चुनावों में तो उसने कुछ भूमिका अपनी निभा दी है। ऐसा राजनीति के जानकार, राजनीति के विश्लेषक जो हैं, वो लगातार लगा रहे हैं। और इसके इफेक्ट बट क्या है, इसके प्लस माइनस क्या है, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा और दलित राजनीति की दिशा क्या अलग तरह से इन चुनावों में सामने आई है और आने वाली राजनीति में उसकी क्या स्थिति होगी। इन सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज देश के बहुत ही वरिष्ठ दलित सरोकारों के जानकार जुड़े हुए हैं, बड़े वरिष्ठ लोग हैं जो अनेक वर्षों से दलित राजनीति को भी समझते हैं और दलित समुदाय के अंदर जो परिवर्तन एक सामाजिक और राजनीतिक तौर पर आ रहा है, उसको भी वे बखूबी जानते हैं और समझते हैं। उनका परिचय मैं आप सभी से करा देता हूँ। हमारे साथ सीताराम खोड़वाल जी दिल्ली से जुड़े हुए हैं, बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी भी रहे हैं, वह सूचना विभाग में डायरेक्टर के पद से सेवानिवृत्त हैं और दलित राजनीति को दलित अच्छी तरह समझते हैं, दलित चिंतक के रूप में वह इस समय विख्यात हैं। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत-बहुत अभिनंदन करता हूँ। साथ ही डॉक्टर राम गोपाल भारती जी भी हमारे साथ मेरठ से जुड़े हुए हैं। बहुत वरिष्ठ दलित चिंतक के तौर पर उनकी ख्याति है और साहित्यकार भी हैं और साथ ही बैंकिंग सेक्टर से वह मैनेजर के पद से एक वरिष्ठ अधिकारी के तौर पर कार्यरत रहे, अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं। बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो चर्चा की शुरुआत में नमस्कार। डॉक्टर राम गोपाल भारती जी से करता हूँ कि जो वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य है, जिसमें दलित राजनीति की भूमिका तो हमेशा देश की राजनीति में महत्वपूर्ण रही है। लेकिन इस बार ऐसे कौन से कारण हैं कि जो एक ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि दलितों ने, एक बहुत बड़े समुदाय ने, बहुत बड़े रकबे ने इंडिया गठबंधन को सपोर्ट किया है, समर्थन दिया है। उससे देश की राजनीति में तमाम तरह की तब्दीली की लोग बात कर रहे हैं, तमाम तरह का परिवर्तन की लोग संभावना जता रहे हैं। आखिर ऐसे कौन से कारण थे जिनने दलित राजनीति में अपनी भूमिका निभाई और दलित समुदाय को एक अलग तरह सोचने को विवश कर दिया, जिससे कि बसपा का जो कोर वोट माना जाता था, एक कैडर माना जाता था, उसमें भी कहीं न कहीं सेंध मारी, इंडिया गठबंधन करने में सफलता है। इसके पीछे आप कौन से कारण देख पा रहे हैं? क्या आपको लगता है? डॉक्टर राम गोपाल भारती जी। अ, मैं नमस्कार करता हूँ पटल से जुड़े अपने सभी दर्शकों का, श्रोताओं का। प्रशांत जी, जो दलित राजनीति है, वो आज़ादी के तुरंत बाद जो कांग्रेस पार्टी का परंपरागत जो वोट बैंक था, उसमें दलित, पिछड़े, ब्राह्मण और कुछ उसके जो स्वतंत्रता के लिए लड़े, वो एक भावना थी, कांग्रेस के साथ ये जुड़े हुए थे। लेकिन एक शून्य था जो दलित राजनीति नेतृत्व नहीं उभर कर आ रहा था, जिसकी जो जो पूरी हुई दलितों की इच्छा उस समय जब काशीराम ने ये मायावती को आगे बढ़ाया और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में मायावती की तरफ जो दलित समुदाय है उसने बड़ी उम्मीद के साथ देखा और उसको आप जानते ही हैं कि बहुत भारी बहुमत से प्रदेश के मुख्यमंत्री बनाया, 2 नहीं 3 बार। तो कहने का तात्पर्य यह है कि उस समय जो दलितों का रुझान था, झुकाव था, वो मायावती के प्रति
बहुत अधिक था, इसलिए उसने भारी बहुमत से उसे राजनीति में सफल किया। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी का उदय होता है और वो केंद्र में काबिज होती है, तो दलितों को एक जैसे अल्पसंख्यकों को और दूसरे समुदाय को एक असुरक्षा का भाव कि भाई दलित नेतृत्व का कमजोर होना, मायावती का कमजोर होना। आप जानते हैं पिछले चुनाव में मायावती को बहुत कम परसेंटेज वोट मिली। तो इसके एक दो कारण मायावती से उसका जो वोट बैंक है वो थोड़ा छिटकता गया, और उसके एक दो कारण ये रहे कि जो भी मायावती के स्टेटमेंट थे, जो भी बहन जी कहती थी, वो उसमें बीजेपी के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था। ये जो दलित मतदाता है ये समझने में बहुत साफ तौर से शक की निगाह से देखने लगे कि कहीं कार्रवाई के डर से या किसी और कारण से मायावती जी सॉफ्ट बोल रही हैं बीजेपी के प्रति, खुलकर आक्रामक रूप से, जैसे वो पहले आक्रामक रूप से आती थी, वो जो तेवर है, वो जो आक्रामकता है, वो बीजेपी से, उस बीएसपी से गायब हो गई थी। और चूंकि दलित जो पूरे देश के एससी एसटी और ओबीसी हैं, वो एक तरह से अपना नेतृत्व खोज रहे थे। तो जब मायावती से थोड़ी निराशा मिली, तो जब इंडिया गठबंधन का उदय हुआ, तो उसमें उनको ये उम्मीद थी कि मायावती बीजेपी को के विरुद्ध, जिसका हमेशा से ही, जिसके नेता लोग, जिसके जिसके नेतृत्व वाले हमेशा ही संविधान के बदलने के और आरक्षण के विरोध में, क्योंकि उनकी दो बातें, दोहरी बातें हैं, कभी तो वो आरक्षण का पक्ष लेते हैं, कभी आरक्षण का विरोध करते हैं। ये सोची समझी नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के लोग वक्तव्य देते हैं, तो उससे दलित समाज कभी भी सहमत नहीं हुआ और उसने एक नए नेतृत्व की तलाश की। और मायावती के अलावा कम से कम उत्तर प्रदेश में तो एक जो युवा उभर के आया, रावण सहारनपुर वाले, तो जिस युवा की तरफ भी कुछ वोट छिटके हैं। और इंडिया गठबंधन बनने के साथ ही लोगों में एक उम्मीद ये दिखी कि जो भारतीय जनता पार्टी को हरा सकती है, हम उस उम्मीदवार को, हम उस पार्टी को वोट करें। ये सबकी नहीं है, लेकिन वोट बैंक बटा जरूर है, क्योंकि दलितों का नेतृत्व जो है वो एक तरफ नहीं है, उसका वोट बैंक बटा हुआ है। कुछ बड़े नेता उसके रामविलास पासवान का बेटा चिराग हैं, और दूसरे दक्षिण में जो उसका जो नेतृत्व है वो कहीं बीजेपी को समर्थन कर रहा है, कहीं बीजेपी के खिलाफ है। तो स्पष्ट रूप से दलितों का कोई इस समय नेतृत्व नहीं है, वो नेतृत्व विहीन स्वयं को पा रहे हैं। तो मायावती की कमजोरी का उनको भावात्मक रूप से इंडिया गठबंधन के साथ जुड़ाव हो गया, क्योंकि राष्ट्रीय स्तर पर जैसे लोकसभा के चुनाव हमारे हो रहे हैं, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी वो एक अपनी सुरक्षा कवच चाहते थे। और उस सुरक्षा कवच में उन्हें इंडिया गठबंधन में कुछ वो दिखाई दी, क्यों कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं, जो खड़गे जी पहले ही दलित एक चेहरा है पूरे अखिल भारतीय स्तर पर, जिसे अध्यक्ष बनाया कांग्रेस ने, तो एक ये कारण भी थोड़ा भावात्मक रूप से उनके प्रति, कांग्रेस के प्रति दलितों का एक नरम रुख रहा। और इस समय ये लोकसभा के चुनाव आते आते दलितों का रुख सारा तो नहीं, लेकिन काफी प्रतिशत के रूप में इंडिया गठबंधन के जो घटक है, जो इंडिया गठबंधन है, उसकी तरफ झुकाव हो रहा है, और इसका लाभ निश्चित रूप से इंडिया गठबंधन को मिलेगा। जी, जी, जी। जैसा आपने काफ़ी विस्तार से पूरे जो वर्तमान परिदृश्य है दलित राजनीति का, दलित समुदाय की सोच का, उसका आपने बड़े विस्तार से उसका वर्णन किया है। मैं सीताराम जी की बात करूँ, उसकी सीताराम जी का बड़ा अनुभव है राजनीति को देखने समझने का, सूचना विभाग में कार्यरत रहे हैं। तो बहुत नज़दीक से उन्होंने देश की राजनीति को देखा है, देश की राजनीति में परिवर्तन को बड़े नज़दीक से उन्होंने देखा है। तो सीताराम जी, अब वर्तमान परिदृश्य के अंदर दलित राजनीति में जो परिवर्तन महसूस हो रहा है, जो देखा जा रहा है, जैसे रामगोपाल जी ने भी कहा कि इस बार इंडिया गठबंधन के पक्ष में कहीं न कहीं दलित समुदाय ने बड़े गंभीरता से विचार किया और कहीं न समर्थन भी दिया है। इसके पीछे आप कौन से मुख्य कारण देख पा रहे हैं और ऐसी कौन-सी इंडिया गठबंधन से ऐसी कौन-सी पहल हुई जिसने दलित समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित किया? आपको क्या लगता है पूरे विषय का, अगर आप विश्लेषण करें तो? जी, देखिए, मेरी अवस्था, मैं 90वें साल में चल रहा हूँ, तो मुझको तजुर्बा
राजनीति का और सामाजिक तजुर्बा, आप समझिए कि कम से कम 80 साल का तो है ही है। मैं एक ऐसे शहर में पैदा हुआ और पला जो राजनीतिक और सामाजिक तौर पर बड़ा जागरूक शहर है मेरठ, और शुरू से ही शहर में क्योंकि पैदा हुआ और अखबार मैंने जब मैं कक्षा 3 या 4 में था तब से ही पढ़ना क्या चाटना शुरू कर दिया था। इसके पहले से भी मेरा अनुभव ये है कि हर समाज की एक मूल प्रवृत्ति होती है। ये जो हमारे आसपास का समाज है, दलित समाज, खासतौर से जहाँ का मैं बता रहा हूँ, आगरा से लेकर मेरठ तक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये स्थिति थी आजादी के पहले से कि जो समाज हिंदुओं के सवर्ण वर्ग का था, उससे दलित वर्ग आजादी के पहले से ही बहुत एक तरह से हिचकिचाता था उसके साथ जाने से। मेरठ में, शहर मेरठ में जब पहली बार म्युनिसिपल बोर्ड के इलेक्शन हुए, यानी आप समझिए 46 से भी पहले 42-43 में, तो वहां पर कांग्रेस ने चुनाव किया और जब टाउन हॉल पर मुख्य स्थान है वहां पर तिरंगा झंडा लगा हुआ देखा, कांग्रेस का तिरंगा झंडा था, अभी आजादी मिलने में भी काफी देर थी, तो मैंने अपने कानों से सुना था कि दलित ये कह रहे थे कि अब हमारी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि अंग्रेज हमें प्रोटेक्शन देता था, संरक्षण देता था, अंग्रेज गया तो हमारा संरक्षण समाप्त हो जाएगा। ऐसी मनोवृत्ति उनमें थी, सभी पुरानी चली आ रही थी। उस वक्त तक डॉक्टर अम्बेडकर का भी प्रभाव इस क्षेत्र में नहीं पहुंचा था, 42-43 की मैं बात कर रहा हूँ। तो वो अंग्रेजों का पक्ष इसलिए लेते थे कि जो कट्टरवादी समाज था, हिंदू समाज था, उसके ऊपर अभी उन्हें यकीन नहीं, और ऐसी चीज अभी कोई सामने भी आई भी नहीं थी कि उन्होंने दलितों का साथ दिया हो। लेकिन जैसे ही आजादी आई, संविधान आया, तो उन्हें ये पता चला कि हमारे समान अधिकार हैं, हम भी हर सवर्ण नागरिक की तरह हम भी उतने ही अधिकार युक्त हैं और हमारे ऊपर अब इतने अत्याचार नहीं होते। तो वो समाज एकदम पलटा। जो समाज मेरठ में एक 1936 में जो चुनाव हुए थे उसका मुझको पता है, हालांकि वो तभी मेरी उम्र बहुत कम थी। तो उस चुनाव में सर सीताराम थे, जो बाद में आजादी के बाद में भारत के हाई कमिश्नर भी बने पाकिस्तान में। तो सर सीताराम अमन पार्टी से खड़े हुए थे। अमन पार्टी का मतलब है जो अंग्रेजों को समर्थन करने वाली पार्टी। और प्यारेलाल शर्मा, जिसके नाम से आज भी मेरठ में प्यारेलाल शर्मा अस्पताल है, प्यारेलाल शर्मा रोड है, प्यारेलाल शर्मा कांग्रेस के नेता थे। और प्यारेलाल शर्मा, विधानसभा का चुनाव था, वो उनका मुकाबला था डॉक्टर सर से, उस वक्त सर सीताराम से। बल्कि मुझे तो इतना याद है, मेरा नाम ही सर साहब के लिए इसलिए पड़ा कि सर साहब हमारे यहाँ वोट मांगने आए थे और तभी मेरा जन्म हुआ था। जब वो वोट मांगने आए थे तो मेरा नाम भी सीताराम रख दिया गया। इस तरह से उस वक्त दलितों ने वोट दिया था अमन पार्टी, क्योंकि अभी उन्हें विश्वास नहीं था, उन्होंने देखा नहीं था कि कांग्रेस हमारे साथ क्या करे। लेकिन संविधान आया, बाबा साहब का नाम भी आया, डॉक्टर अम्बेडकर समझिए 50-51 के करीब यहाँ पे लोकप्रिय हुए पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और
उनकी भी वो भी मीटिंग मैंने देखी है, जो आखिरी उन्होंने एज हिंदू उन्होंने आखिरी सम्मेलन में भाषण दिया था, आगरा में हुआ था, तो 56 में ही हुआ था जब वो लाल किला के सामने। तो उस वक्त जब अम्बेडकर को नहीं कहीं किसी भी क्षेत्र 2 बार वो उसका चुनाव लड़े, लोकसभा का एक दफे जनरल था उसमें हार गए, फिर एक उपचुनाव भी लड़ा दूसरा, तो लोकसभा का चुनाव उनके सामने हुआ नहीं, 57 से पहले ही उनका निधन हो गया था, तो वो दोनों चुनावों में हारे। फिर भी इतना उनका प्रभाव था कि भगवान को उतना ये लोग भगवान के ऊपर उतनी आस्था नहीं रखते। मंदिर या राम या कुछ भी आप कहिए, उससे इनको कोई लगाव नहीं है, विरोध नहीं है तो लगाव भी नहीं है। अगर उनके सामने 2 विकल्प होंगे कि ये अम्बेडकर है, ये राम है, तो वो अम्बेडकर को जाए, अम्बेडकर का संविधान है। तो इन लोगों को ये पता नहीं था, भारतीय जनता पार्टी वालों को, कि तुम ऐसी एक जबान बोल जाओगे अनजाने में कि जिसके बड़े घातक प्रभाव हो गए। इन्होंने कहना शुरू किया हमें 400 स्थान मिल जाएंगे, 400 सीट जीत जाएंगे तो हम संविधान को बदल डालेंगे। बस ये इनका एक कहना था कि एक हवा फैल गई कि अब तो आरक्षण समाप्त। असल में इसकी पृष्ठभूमि ये है कि जब भारत की आजादी की बात चल रही थी तो हिंदू महासभा ने, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है, दस्तावेजी तथ्य है, कि हिंदू महासभा ने अंग्रेजों से ये कहा था, जिसमें हमारे हेडगवार साहब के ये पूरे बंच ऑफ थॉट में जो लिखा हुआ है इन्होंने, गोलवलकर साहब वगैरह ने, कि हमको आज़ादी नहीं चाहिए, ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए, आप हिंदुस्तान को देना है तो नेपाल के राजा को दे दो, उसके अंडर में कर दो, आप को यहाँ से जाना ही है, लेकिन हम ऐसे समाज में जिंदा नहीं रहना चाहते जिसमें एक दलितों ने अछूत को उतना ही अधिकार प्राप्त हो जितना एक ब्राह्मण को अधिकार था। ये चीज पता था सबको, तब से ही चला आ रहा है, और इस चीज को आज भी लोग याद करके कहते हैं कि ये तो मजबूरी में इन्होंने बराबरी का स्थान दिया हिंदू महासभा ने, और हिंदू महासभा जननी है भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ की, तो इस कारण से वो जनसंघ के और भारतीय जनता पार्टी के हृदय से विरोधी हैं और कांग्रेस के समर्थक है। गांधी जी के भी समर्थक तभी हुए जब गांधी जी ने इनके कई, हालांकि गांधी जी का 32 के जो पूना पैक्ट था उससे गांधी जी से नाराज थे उसके कारण, लेकिन इसके बावजूद ये लोग कांग्रेस में थे। आजादी के बाद कब तक रहे? जब तक इंदिरा गांधी आई। इंदिरा गांधी के समय एक बनी थी समीकरण, वह का मतलब ब्राह्मण, है का मतलब हरिजन, मैं का मतलब मुसलमान, या ये वह ये कांग्रेस के तरफ था। उधर था अजगर, अहीर, जाट, गुजर, राजपूत। तो जब तक वहम कांग्रेस के साथ रहा, कांग्रेस अजगर से नहीं रहा। इसमें से फिर गुजर निकल गया तो वो अर्जक इन्होंने बना दिया था। तो वो कहानी बड़ी पुरानी है, ये लोग कभी साथ आ नहीं सकते। एक तो इन्होंने ये कह दिया कि हम संविधान बदलवा देंगे, तो उनको तो संविधान बदलने से दलितों को सारा खतरा इसी बात का लगा कि सारे आरक्षण खत्म करेंगे, और हो सकता है ये मनुस्मृति की बहुत सारी चीजें लाने की कोशिश करें। हिंदू राष्ट्र कहते हैं तो इसका मतलब है कि वो सिविल कोड खत्म, सब मनुस्मृति चालू करेंगे, ये खतरा ठीक है विपक्ष वालों ने फैलाया होगा। और ऊपर से ये इतना लंबा जो इन्होंने कार्यकाल उसका चला दिया चुनाव का, तो ये प्रचार करने के लिए विपक्षियों को बहुत सारा समय भी मिल गया। तो देखा जाए तो यह सारी चीजें स्वतः हुई हैं और इन्हीं के कराए हुई हैं। कोई विपक्ष का इसमें बहुत बड़ा वो सक्रियता नहीं है।
ये सारी चीजें भारतीय जनता पार्टी ने ही कराई। ये संविधान के बदलने का ललन प्रसाद क्या थे उन्होंने। अच्छा, रही बात यह है कि ये जो दलित वर्ग है, ये अभी मैं आज एक सुन रहा था उसका, पदम सिंह जी जो उसके मायावती जी के मुख्यमंत्री मंत्रित्व काल में उनके सिक्योरिटी के इंचार्ज थे, सुरक्षा के इंचार्ज थे, और जाटा में वो, तो उनका नाम अभी आया था, आज ही उनका एक कार्यक्रम आ रहा था। तो उनका कहना ये था कि जाटव समाज जो है इस वक्त वो मायावती की भी अनदेखी करेगा। अगर मायावती उसको सहमति दे रही, समर्थन दे रही है, तो उनका कहना यह है कि जाटव या समाज इसका सहयोग कभी भी यादवों के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि यादवों में और इनमें खटपट रहे और काफी खटपट रहे। उस खटपट के कारण ये साइकिल को वो, लेकिन इस वक्त ये भावना है कि ठीक है, वो 27 में जो होगा तो देखा जाएगा, फिलहाल तो इस बड़े शत्रु को समाप्त करो जो भारतीय जनता पार्टी है, जो ज्यादा बड़ा खतरा है, उसको खत्म करो और यहाँ पर उसको विजयी बनाओ, इसको गठबंधन। तो मतलब हमारा ये है, ये एक नई बात नहीं है, ऐतिहासिक प्रवृत्ति है कि कभी भी कट्टरवादी या हिंदुत्ववादी संगठन के साथ दलित नहीं जाएगा। उसको समरसता चाहिए, उसको बराबरी चाहिए, उसको ये चाहिए कि हमारे लिए ब्रह्मा विष्णु महेश का इतना महत्व नहीं है, ये डॉक्टर अंबेडकर के पुजारी हैं। इन्होंने तो जगजीवन राम को समझिए, जब मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनने का उनका अवसर आया था, इस समाज ने कभी समर्थन नहीं किया। जैसे चौधरी चरण सिंह जब बने थे तो जाटों में इतना उत्साह था, हालांकि वो दूसरे एक ऐसे रास्ते से बने थे जो कमजोर पार्टी होते हुए, अपनी कमजोर स्थिति होते हुए भी वो इस तरह से बन गए थे। इसके बावजूद जाट कट कर दूर से उनके समर्थन में मेरठ आए थे। इसी तरह से ये भी आ सकते थे, लेकिन ये जगजीवन राम को इन लोगों ने कभी समर्थन नहीं दिया, क्योंकि वो अंबेडकर के खिलाफ मानते थे। अंबेडकर के खिलाफ हो या ना हो जगजीवन राम, लेकिन ये मानते थे कि अंबेडकर के प्रतिद्वंदिता में थे, इसलिए वो किसी आदमी को, किसी इंसान तो क्या भगवान को भी तब तक समर्थन नहीं देंगे जब तक वो अंबेडकर के विरोध में दिखाई देते। ये मेरा विश्वास है। जी जी और प्रश्न पूछिए। बड़े विस्तार से आपने पूरे विषय को बताया कि जो दलित समुदाय की जो किस तरह का सोच है, किस तरह से विचार करते हैं राजनीति के संदर्भ में, सामाजिक पूरे परिवेश के संबंध में। मैं डॉक्टर रामगोपाल भारती जी के पास आता हूँ। भारती जी, आपको क्या लगता है कि जो दलित राजनीति है, जिस तरह से परिवर्तन की बात की जा रही है, एक परिवर्तन की निश्चित रूप से कहीं ना कहीं परिलक्षित भी हो रहा है, वो आने वाले समय में जो दलित राजनीति है वह किस दिशा में जाएगी? और मायावती जी की अगर बात करें, जिस तरह की उनकी राजनीति सामने आई है, आपने बताया पहले भी, और साथ ही इनके जो उत्तराधिकारी उन्होंने घोषित किए थे उन्हें भतीजा आकाश आनंद को, और एकदम चुनाव के बीच में उन्होंने उनको वापस उनसे सारी जिम्मेदारी वापस ले ली। तो ये जो मतलब राजनीति, जो दलित राजनीति में जिस तरह की उठापटक का दौर हम मायावती जी के द्वारा ही देख रहे हैं, तो ये दलित समुदाय में किस तरह का एक विचार वहां पर गया है, किस तरह का विचार पोषित हुआ है, और दलित जो लोग हैं, जो समुदाय है, वह क्या सोच रहा है इन सब घटनाक्रम को लेकर? देखिए प्रशांत जी, ये तो बात निश्चित है कि जो इंडिया गठबंधन और कांग्रेस ने जो सवाल उठाया कि भाई संविधान बदल देंगे, आरक्षण बदल देंगे, इसका बहुत बड़ा प्रभाव सबसे ज्यादा दलित और ओबीसी पर पड़ा है। जहां तक
राष्ट्रीय स्तर की बात है, हम उत्तर प्रदेश को ना लें, क्योंकि बसपा का जो प्रभाव क्षेत्र है बढ़ा तो है, परसेंटेज घटा है, लेकिन कुछ प्रदेशों में इसका बढ़ा है। लेकिन अगर राष्ट्रीय स्तर पर लें तो दक्षिण में तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी कमजोर है ही है, और वहां दूसरी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो काबिज थी और अभी भी काबिज हैं, क्योंकि क्षेत्रीय पार्टी वहां, और उसमें भी दलितों का प्रतिनिधित्व है दक्षिण में ज्यादा, या तो वामपंथी या फिर जो दूसरे लोग हैं जो समतावादी हैं, जो डीएमके और टीडीपी वगैरह हैं, वो सब दलित समुदाय से निकली पार्टियां हैं। लेकिन जहां तक हमारे इस क्षेत्र की बात है, हिंदी पट्टी की, तो इसमें बिहार और उत्तर प्रदेश, कहा तो यह जाता है कि प्रधानमंत्री जो जाते हैं उत्तर प्रदेश से ही जाते हैं, लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश हमेशा से ही क्रांति के सूत्रधार रहे हैं। जब भी क्रांति हुई है इन दो प्रदेशों से हुई है, क्योंकि ये ऐसे प्रदेश हैं जहां पर बेरोजगारी ज्यादा है, जहां पर भुखमरी बहुत है, जहां पर एक अगर भावात्मक रूप से देखा जाए तो यहाँ के लोग डॉक्टर अंबेडकर विचारधारा को बहुत पुष्ट विचारधारा है। इसमें भारतीय जनता पार्टी ने ये कोशिश की कि उत्तर प्रदेश और यहाँ बिहार में अपनी जड़ मजबूत करने के लिए जयंत को उन्होंने अपने पास मिलाया सबसे पहले। फिर आपके जो ये हैं जो पहले मुख्यमंत्री थे नीतीश कुमार जी, इन्हें अपने साथ मिलाया। मायावती जी अलग रही, तटस्थ रही, लेकिन दलितों में वो विश्वास नहीं जगा पाई कि भाई हम भारतीय जनता पार्टी अगर कोई गलत काम करती है तो उसके विरुद्ध हैं। इस भावना को दलितों में नहीं जगा पाई मायावती जी। और आपने देखा होगा कि प्रचार प्रसार में भी कोई स्टार प्रचारक नहीं है मायावती जी के पास, केवल वो स्वयं ही कुछ जगह पर। तो इस अनमने भाव से और इस उदासीनता से दलितों में एक ये संदेश गया कि भाई अगर मायावती जी को वोट देंगे तो ये वोट हमारा बेकार जाएगा। बेकार इस अर्थ में कि अगर कहीं दो व्यक्ति, दो दल लड़ रहे हैं, एनडीए और इंडिया गठबंधन, तो उसमें अगर मायावती को वोट देंगे तो उसमें बीजेपी को फायदा होगा। एक तो ये भावना जो दलित समुदाय में थी वो बहुत गहरे घर कर गई थी, उस वजह से भी थोड़ा मायावती से लोग छिटके हुए हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सारे अलग हैं, मायावती की कुछ सीट आ सकती हैं, लेकिन जो शुरुआत में जब इन्होंने ये मुख्यमंत्री भी नहीं, उस समय में और आज में बहुत अंतर है। आप देख रहे होंगे वोट परसेंटेज बहुत कम हुआ है। दूसरे, जो दलित समुदाय है अब पढ़ा लिखा हो गया है, अब उसको जल्दी सा बहकाया भी नहीं जा सकता है, वो अब अन्य अधिकारों के प्रति सचेत भी है, वो उस मूल भावना को भी समझ रहा है जो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का जो मूल जो उनका जो हिंदुत्व का जो एक वो है, और वो इस हिंदुत्व में अपने लिए ऐश्वर्य की भावना देखता है दलित। क्योंकि दलित आज भी आप देख रहे हैं पूरे देश में कहीं ना कहीं घटनाएं हो रही हैं, किसी को मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाता, यहाँ तक के लोग ये भी कोड कर रहे हैं कि राष्ट्रपति जी को राम मंदिर के समय आमंत्रित नहीं किया गया क्योंकि वो आदिवासी दलित महिला थी। कई बार जो पूर्व राष्ट्रपति थे हमारे राम गोविंद जी, उनके बारे में कहा जाता है कि उन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया। अखबारों में, समाचार पत्रों में, मीडिया में आप देखते ही हैं कि कैसी कैसी घटनाएं हो रही हैं दलितों के प्रति। अभी भी भाव जो है दुर्भावना और भेदभाव है। तो ये बातें कहीं दलितों में गहरे बैठ रही हैं। खासतौर से शिक्षित जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि अगर अपना अस्तित्व कायम रखना है तो अपना जो है एक प्रभाव, एक असर राष्ट्रीय स्तर पर भी हमें दिखाना होगा। और वो जब भी दिख सकता है जबकि हम जो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध जो इंडिया गठबंधन है, जिसमें बहुत सारी पार्टियां हैं, जिसमें हमारी विचारधारा जो समाजवाद, जो समता, जो एक धर्मनिरपेक्षता, ये 3-4 मूल्य जिनके मैनिफेस्टो में भी हैं और जिन्होंने इनके लिए शपथ भी ली है, हम उनकी तरफ झुकाव दलितों का होना चाहिए। और इस कारण से मैं समझता हूं कि इस चुनाव में जो दलितों का झुकाव है वो एनडीए के बजाय जो इंडिया गठबंधन है उसकी तरफ अधिक होगा। आप आने वाले परिणाम में ये देखेंगे भी, और ये उसी में अपना भविष्य ढूंढ रहे हैं। हो सकता है मायावती जी
अच्छी सीट आ जाए तो उसके बाद वो भी समर्थन कर दें इंडिया गठबंधन का, लेकिन उस समय उनकी उतनी उपयोगिता नहीं रह जाएगी। यदि वे अभी इंडिया गठबंधन को समर्थन करती तो शायद जो एनडीए की और इंडिया गठबंधन का जो संघर्ष था, जो लड़ाई थी, वो बहुत ज्यादा मजबूत होती और इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से बहुत अधिक बहुमत की तरफ बढ़ रहा होता। लेकिन ये बात नहीं हुई और अनिश्चितता होती है हमेशा राजनीति में। और ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जब 4 जून को चुनाव परिणाम आएंगे तो उसमें दलित समुदाय का क्या रुख होगा और कैसे परिणाम आएंगे। प्रशांत जी। बिल्कुल ठीक बात है कि 4 जून को जो परिणाम आएंगे उसके बाद ही पता चलेगा कि देश की राजनीति में ने क्या करवट ली है या नहीं लिया। और दलित समुदाय के जैसे एक लगातार चर्चा बनी हुई है, आपने भी कहा कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के पक्ष में वह इस बार मुखातिब हुआ है और जुड़ा है इंडिया गठबंधन से। तो सीताराम जी, आपको क्या लगता है कि पूरे परिवेश की बात करें, जैसे कि हाँ, संविधान बचाने की लगातार बात विपक्षी दल कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन के नेता कर रहे हैं, और आरक्षण की बात कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, और साथ ही राहुल गांधी ने जिस तरह से आगे बढ़कर इन सब मुद्दों की कमान संभाली है और जिस आक्रामकता के साथ वह अपनी बातों को इन विषयों पर रख रहे हैं, चाहे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ के द्वारा उन्होंने लोगों से जो कनेक्ट किया है अपने को, और वहां पर लगातार वे इन बातों मुद्दों को उठाते रहे हैं। तो क्या ये पूरा एक प्रभाव राहुल गांधी की यात्रा के बाद जो दलित समुदाय के अंदर एक जुड़ाव कांग्रेस के साथ दिखाई देता है या इंडिया गठबंधन के साथ दिखाई देता है, तो राहुल गांधी की राजनीति में बड़ी भूमिका निभाई है इस मामले में? क्या लगता है राहुल गांधी की जो एक बहुत आक्रामक रूप से जो उन्होंने चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी संभाली है, उसने दलित समुदाय को उनकी तरफ जोड़ा है? क्या लगता है आपको? देखिए, ये मैं एक राहुल गांधी जी जो हैं उनको इन्होंने कितना रुपया कितना खर्च किया राहुल गांधी की छवि को बिगाड़ने के लिए, ये सारा देश जानता है। लेकिन आज जो छवि राहुल गांधी की है, जो शिष्टता, जो सौम्यता उनके भाषण में है, उनके फैसलों में है, मैं तो कहता हूं उसके हिसाब से ये बिल्कुल असभ्य, अशिष्ट और निकृष्ट नेतृत्व है जो इस वक्त जिसके अधीन हम काम कर रहे हैं। आप शायद चिल्ली से कम नहीं है, सारी चीजें आप बड़ बोले, आप इतने हैं, आप अपने आप को भगवान घोषित करने लगे। अभी सही अविनाशी और काशीवासी का तो मतलब भी नहीं समझते। वो कहते मैं काशीवासी हूँ। काशीवासी का अर्थ होता है जो मरने के लिए जाया जाता है काशी में, वही काशीवास कहलाता है। काशीवास और कैलाशवास और स्वर्गवास ये तीनों के तीनों पर्यायवाची हैं। इस तरह के हमारे जो इस देश के संचालक नेता है, उनके मुकाबले में ये अपने राहुल गांधी तो बहुत आगे। बात ये रही जहां तक देखिए इसकी अखिलेश यादव की, अखिलेश यादव ने मैं कम से कम 2 बहुत महत्वपूर्ण सीटें, जनरल सीटें आरक्षित लोगों को दी है। एक तो मेरठ की, और मेरठ की वो सीट कमजोर नहीं है जहां तक मैं समझता हूं, जिस पर सुनीता वर्मा जी चुनाव लड़ रही हैं, वो जनरल सीट है। और जनरल सीट पर लड़ाना ये एक यहाँ का रिवाज है नहीं किसी राजनीतिक पार्टी का। लेकिन ये इन्होंने जनरल सीट, वैसे तो इससे पहले भी देखिए, मैं आपको याद दिला दूं कि कांशीराम जी जो संसद में पहुंचे थे, तो कहां से पहुंचे थे याद है आपको? जसवंत नगर से पहुंचे थे, और वो सीट उनको जिताई थी मुलायम सिंह यादव। जनरल सीट मुलायम सिंह यादव ने कांशीराम जी को दिलाई थी। फिर आपका समझौता हुआ बाद में मायावती का और अखिलेश यादव का। 15 सीटें जो इन्होंने जीती दोनों ने मिलकर, उसमें 10 सीट तो बड़ा हिस्सा तो सिर्फ ये ले गई मायावती, उनको तो 5 ही मिली थी। कैसे आप कहते हैं कि आपको वोट का ट्रांसफर नहीं हुआ? आपने खुद, आपका खुद वोट ट्रांसफर उधर तो हुआ होता तो स्थिति 19 में ही
2019 में ही फर्क होती, लेकिन आप में वहां ईमानदारी नहीं थी, आपका वोट ट्रांसफर नहीं हुआ, उसका भी नहीं हुआ होगा, लेकिन फिर भी आपको वो समझौता बनाकर रखना चाहिए। अब ब्राह्मण और राजपूत में परंपरागत दुश्मनी है हमारे यहाँ, परंपरागत सामाजिक तौर से वो एक दूसरे के खिलाफ है। लेकिन जब जिस वक्त चुनाव का समय आता है, राजनीति का समय आता है, तो वो सवर्ण समाज सारा इकट्ठा हो जाता है। अभी आप किसी सीट पर कोई दलित, आज तक 2-4 केस हैं वैसे, मैंने अभी एक तो मैंने बताया, इनका ही बताया था कांचीराम जी का, एक दफे हमारे यहाँ से बीपी मौर्य भी जीते थे, और एक सीट मध्य प्रदेश महाराष्ट्र वो भी जीती थी जनरल सीट। लेकिन जनरल सीट पर वो इकट्ठा हो जाते हैं और तुम बिखर जाते हो। इनके अंदर ये है कि ये जो दलित की जातियां हैं, पासी हुआ, कटी हुआ, वाल्मीकि हुआ और ये जाटा हुआ, ये कभी इकट्ठा नहीं होते। ये इकट्ठा हो जाए, साथ में दूसरे की एक दो और को ले लें, तो ये संयुक्त नहीं होकर लड़ते। कोशिश की, मैंने आपको पहले भी बताया था कि कांग्रेस के समय में हम ब्राह्मण हरिजन मुसलमान था, और वो जब तक वो मजबूत रहा तब तक कोई हाथ नहीं लगा सका कांग्रेस। अभी भी इसका तो प्रभाव है। राहुल गांधी ने जन जन के पास जाकर, पैदल चलकर, इतनी जो एक तरह से कहते थे जिसको के साहब ये तो आदमी ड्राइंग रूम का नेता है, ये तो उसका नेता है, बड़े कुलीन समाज का नेता है, उसको गरीबों से इतना चलकर आया, वो पूरे हिंदुस्तान का उसमें वो लगा ले, तो उसका तो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। शालीनता का उसका आप मुकाबला नहीं कर सकते। आप बनने को चाहे प्रधानमंत्री भला चाहे विश्व भर के वो बन जाए, लेकिन आपके अंदर वो शिष्टता नहीं है, वो शालीनता नहीं है, वो समझ नहीं है। आज तक आपने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिखाई? आपके अंदर हिम्मत है? एक की थी अमेरिका में, उसी में जड़ पिट गई। तो हमारा कहना क्या मतलब ये है, और मैंने जो आपसे जिक्र किया, दूसरे राज्यों में तो मायावती का इतना प्रभाव है नहीं। थोड़ा मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में हुआ था, लेकिन अब वहां खत्म है। राजस्थान में भी हुआ था, लेकिन इनके जितने आदमी चुनकर आए वो सब निकल कर भाग गए। तो यहाँ भी मायावती का जो ये प्रभाव है, ये मैं उनका नाम ले रहा था, जो उनके सुरक्षा के इंचार्ज थे, उनका नाम पद्म सिंह था। अभी आज ही वो कह रहे थे कि ये डर कर, और उनके साथ बड़े घनिष्ठ संबंध थे इनके। आपने देखा होगा एक दफे वो चप्पल छूते हुए जो दिखा दिया गया था, उसी व्यक्ति की बात मैं कह रहा हूँ। उसने बताया है कि ये मायावती किसी मजबूरी, और मजबूरी आपको पता है क्या है, कि पकड़वा देंगे, बनवा देंगे, और वो सब कोई करा रहे हैं उनके हिसाब से, पद्म सिंह जी के हिसाब से। इस सब के पीछे सतीश मिश्रा का हाथ है, वो डराते हैं। तो सतीश मिश्रा ने क्या भलाई की है समाज में? एक बात कोई बताए कि ये मुख्यमंत्री भी बनी, सब कुछ बना, कितनी जनरल सीटों पर इन्होंने लड़ाया? अब कम से कम 2 मैं बता रहा हूँ, एक तो मेरठ की और फैजाबाद की महत्वपूर्ण सीट है। फैजाबाद में जिस तरह जहां अयोध्या पड़ता है, अयोध्या फैजाबाद सीट में पड़ता है, उस सीट को जो लड़ने वाला उम्मीदवार है समाजवादी पार्टी का, वो दलित है, जनरल सीट। तो और भी कई सारी जनरल सीट पर वो लड़ा रहे हैं। आप इन चीजों को देखिए। एक वो उसका गेस्ट हाउस का केस था, उसमें भी हमारी जहां तक हमने सुना था, ये था कि मुख्यमंत्री तो थे मुलायम सिंह यादव, लेकिन मुलायम सिंह यादव को का काम करना मुहाल कर रखा था इन्होंने, मायावती जी ने, क्योंकि उनके साथ उसका गठजोड़ था, मतलब साझा सरकार थी। तो मायावती हर फाइल को देखती थी और मुलायम सिंह का काम करना मुश्किल कर रखा था। और फिर भारतीय जनता पार्टी ने उनको और भर दिया, और जाके ये कांड हुआ जिसको आप कहते हैं गेस्ट हाउस कांड। तो उस कांड की वजह से ये बिगाड़ा खाता हुआ। दूसरी चीज ये है, जो
दलितों की और यादवों की खटपट इसलिए है कि वो भी गरीब है और ये भी गरीब है, वो भी खेती का काम करते हैं, आप भी खेती का काम करते हो, तो कुछ छोटी मोटी बातों में झड़प हो जाती है, लाठियां भी निकल आती हैं, अब तो खैर बंदूकें निकलने लगी। लेकिन ये जब तक आप इस चीज को दूर नहीं करेंगे ना, जब तक आप में सामंजस्य का भाव नहीं आएगा, जब तक आप सामाजिक वो नहीं देखेंगे कि कहाँ आपका हित है, कहाँ आपका अहित है, किसके साथ मिलकर आप शोषण से बचाव कर सकते हैं, जब तक आप ये नहीं सोचेंगे तब तक नहीं होगा। और मुझे ये लगता है कि 50% कह रहे थे कि 50% दलित वोट जो है वो डिफाई करेगा, इसको नकारेगा मायावती को। मुझे लगता और भी ज्यादा नकारेगा, और मायावती जी एक आध सीट कहीं जीत जाए तो जीत जाए मुश्किल से, नहीं तो इसका राजनीतिक भविष्य समाप्त ही ना कहीं हो जाए, खतरा हमें इस बात का। जी जी जी, बड़े विस्तार से आपने पूरे विषय का विश्लेषण किया, और जैसा आपने कहा कि 50% से ज्यादा दलित समुदाय बसपा से या मायावती जी से हटकर इंडिया गठबंधन पक्ष में जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो बड़ी परसेंटेज है, बड़ा प्रतिशत है ये, तो निश्चित रूप से इसका राजनीति में बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। और बीजेपी की चिंता यही है कि दलित समुदाय का जो राजनीतिक रुख इन चुनावों में दिखाई दे रहा है, उसने बीजेपी की चिंताएं, सत्ता पक्ष की चिंताएं बढ़ा दी हैं। और ये तो 4 जून को स्पष्ट होगा, जैसे रामगोपाल जी ने भी कहा था कि 4 जून को जब काउंटिंग के नतीजे सामने आएंगे तो पता चलेगा कि जनता का समर्थन, वोटर्स का समर्थन किस पार्टी के पक्ष में, किस गठबंधन के पक्ष में गया है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम भी देते हैं, और मैं सीताराम जी का और रामगोपाल जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने पूरे विस्तृत रूप से पूरे विषय का विश्लेषण किया है। मुझे विश्वास है हमारे दर्शकों को चर्चा जरूर पसंद आएगी। मैं आपका पुनः बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। और मैं आपसे फिर आग्रह करता हूँ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही संवाद इंडिया चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे संवाद इंडिया के अपडेट आपको समय से मिलते रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।